गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है क्लासिकल कंडीशनिंग बेसिक फिनोमिना। जैसा कि आप जानते ही हैं, प्राचीन अनुबंधन सीखने की वह व्यवस्था है जिसमें एक नवीन उद्दीपक प्राकृतिक उद्दीपक से इस प्रकार साहचर्यित हो जाता है कि ये नवीन उद्दीपक वही प्रतिक्रिया उत्पन्न करने लगता है जो कि प्राकृतिक उद्दीपक की प्रतिक्रिया थी। रशियन फिजिशिस्ट पवलव ने अपने प्रयोगों के दौरान इस कॉन्सेप्ट की खोज करी और फिर एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे उन्होंने प्राचीन अनुबंधन का नाम दिया। और इस सिद्धांत में उन्होंने कुछ विशेष शब्दों का उपयोग किया। आज हम इस लेक्चर में यही जानेंगे कि ये कौन कौन से विशेष शब्द हैं और इनका क्या अर्थ है। तो पहला जो शब्द आता है वो है एक्विजिशन या अर्जन। पहला फिनोमिना है ये क्लासिकल कंडीशनिंग का। एक्विजिशन या अर्जन से तात्पर्य सीखने की प्रक्रिया से है या अनुबंधन स्थापित होने की प्रक्रिया से है। और प्राचीन अनुबंधन में जब कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस, कंडीशन स्टिमुलस मतलब नया उद्दीपक तथा अनकंडीशन स्टिमुलस जो कि प्राकृतिक उद्दीपक, जब इनको बार बार प्रस्तुत किया जाता है, जब इनकी पेयरिंग करी जाती है, तब ये इनके कारण अर्जन की प्रक्रिया संपन्न होती है। और कुछ ऐसे कारक होते हैं जो अर्जन पर प्रभाव डाल सकते हैं, जैसे कि जो कंडीशन स्टिमुलस है, जो नया उद्दीपक है, उसकी पोटेंशियल, उसकी जो क्षमता है, ये अर्जन स्थापित होने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो नया उद्दीपक है वो नेचर में उदासीन हो, वो कोई इस तरीके की प्रतिक्रिया उत्पन्न ना करता हो जो प्रयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो जैसे यहाँ पर घंटी का चयन किया गया था पवलव के प्रयोग में, वो किसी प्रकार का सार्थक प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं करती, बल्कि वो एक निरर्थक रिस्पॉन्सेस जो है सब्जेक्ट देता है, जैसे सिर हिलाना, कान खड़े करना आदि। दूसरा जो फैक्टर अर्जन पर प्रभाव डाल सकता है वो है आपके जो कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस के बीच का समय अंतराल। जैसा पिछले लेक्चर में भी हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी व्यवस्था हैं जिनके अनुसार कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस को प्रस्तुत किया जा सकता है। और डिलेड कंडीशनिंग, जिसमें जो अनकंडीशन स्टिमुलस के शुरू करने के थोड़ी देर बाद जिसमें कंडीशन स्टिमुलस के थोड़ी देर बाद अनकंडीशन स्टिमुलस प्रस्तुत किया जाता है और फिर दोनों का ऑफसेट बराबर होता है, उसमें कंडीशनिंग सबसे आसान होती है। जबकि जो बैकवर्ड कंडीशनिंग है उसमें कंडीशनिंग होना बहुत मुश्किल होती है। दूसरा जो फैक्टर है, दूसरा फिनोमिना है वो है एक्सटिंक्शन, जिसे विलोप कहा जाता है। विलोप से पवलव का तात्पर्य था कि जब प्रयोग के दौरान एक बार जब एक्विजिशन, जब अर्जन स्थापित हो गया, जब कंडीशनिंग स्टैब्लिश हो गई, उसके बाद यदि कुछ प्रयासों में लगातार कंडीशन स्टिमुलस को अकेले ही प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद फूड नहीं दिया जाता, अनकंडीशन स्टिमुलस प्रस्तुत नहीं किया जाता, तो जो सीआर मिलना शुरू हुआ था, जो लाल स्राव मिलना शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे कम होने लगता है और एक समय ऐसा भी आता है जब वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। तो ये जो विलोप होता है बेसिकली वो इस वजह से होता है क्योंकि प्रयोज्य को अनकंडीशन जो स्टिमुलस है, जो यहाँ पर एक पुनर्बलन का भी काम कर रहा होता है, वो उसे मिलना बंद हो जाता है। और जो जो फैक्टर्स विलोप पर प्रभाव डालते हैं उसमें एक फैक्टर है स्ट्रेंथ ऑफ ओरिजिनल कंडीशनिंग, यानी कि यदि कंडीशनिंग बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश हो गई है तो एक्सटिंक्शन होने में समय लगता है, देर से होता है। और इसी प्रकार से हैबिचुएशन, मतलब यदि सब्जेक्ट को आदत पड़ गई है लाल स्राव करने की, तो यूसीएस हटा लेने पर भी उसका लाल स्राव जो है बहुत देर तक होता रहता है, कई प्रयासों में लाल स्राव देखने में आता है। तो ये दो फैक्टर हैं जो मुख्य रूप से एक्सटिंक्शन पर प्रभाव डालते हैं।
तीसरा फैक्टर आता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी, जिसे कहा जाता है स्वतः पुनः प्राप्ति। स्वतः पुनः प्राप्ति से क्या मतलब है कि जब विलोप हो जाने के बाद, यानी कि जब प्रयोज्य ने सीआर देना बंद कर दिया, उसके कुछ अंतराल तक किसी भी प्रकार का कोई ट्रायल ना लिया जाए और अचानक से जब सीएस प्रेजेंट किया जाता है तो सब्जेक्ट फिर से रिस्पांस देने लग जाता है, यानी जो एक्सटिंक्शन जो हुआ था, जो विलोप हुआ था, उसके बाद भी सब्जेक्ट दोबारा से अचानक से सीआर देने लग जाता है, कंडीशन रिस्पांस देने लग जाता है। और इसमें क्या होता है कि यदि फिर से कुछ प्रयासों में सीएस के बाद यूसीएस दिया जाता है तो रिकंडीशनिंग हो जाती है, और यदि फूड नहीं दिया जा रहा, सीएस को अकेले ही प्रेजेंट किया जा रहा है, तो जो सीआर है वो फिर से ख़त्म होने लगता है। यहाँ पर आप ये देखिए, ये डायग्राम मैंने प्रेजेंट कर रखे हैं, जिसमें पहले डायग्राम में भी और दूसरे डायग्राम में भी आप प्रोसेस को समझ सकते हैं। पहले डायग्राम में जो फर्स्ट हाफ जो सेक्शन है, जो ब्लू कलर की लाइन है, वहाँ पे ये दिखाई पड़ रहा है कि जो एक्विजिशन हो रही है, और फिर जब केवल सीएस प्रेजेंट करा जा रहा है, जब केवल बेल प्रेजेंट करी जा रही है, तो धीरे धीरे लाल स्राव की मात्रा कम होने लगी, जो बहुत नीचे पहुँच गई। अब थोड़े समय का टाइम इंटरवल है और फिर से केवल बेल बजाई जाती है और अचानक से विलुप्त हुआ हुआ सीआर जो है वो उत्पन्न हो जाता है। देखिए ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ फिर गिरने जा रहा है, यानी ये वो प्रोसेस है जबकि उसको सीएस के बाद यूएस नहीं दिया जा रहा। एक बार तो लाल स्राव होता है लेकिन फिर धीरे धीरे ग्राफ नीचे की ओर आ जाता है। सेम चीज़ आप दूसरे ग्राफ में भी देख पाएंगे। पहले कॉलम में एक्विजिशन अर्जन जब लर्निंग हो रही है, दूसरे में एक्सटिंक्शन जब सीएस केवल अकेले प्रेजेंट किया जा रहा है, तीसरे सेक्शन में स्पॉन्टेनियस रिकवरी यानी ये गैप है, और जो फोर्थ जो ग्राफ दिख रहे हैं वो बीच में से हो रहा है। यानी एक जो इसकी विशेषता है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी के बाद जो सीआर मिलता है वो उतना शक्तिशाली और मात्रा में उतना अधिक नहीं होता जो वास्तविक जब कंडीशनिंग हुई होती है तब हुआ हुआ होता है। नेक्स्ट जो फैक्टर जो इंट्रोड्यूस करा फिनोमिना जो पवलव ने अपनी थ्योरी में बताया वो है जनरलाइजेशन या सामान्यकरण। सामान्यकरण से क्या तात्पर्य है कि जो जब एक बार कंडीशनिंग स्टैब्लिश हो जाती है तो प्राणी उससे मिलते जुलते उद्दीपक के प्रति भी रिस्पॉन्स देने की टेंडेंसी करता है। जैसे इस चित्र में भी आपको दिखाई पड़ रहा है, एक कैट है और उसके सामने दो फिश हैं और वो जनरलाइज कर पा रही है इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि एक का कलर रेड है दूसरी का वाइट है, लेकिन उसको दोनों सेम नहीं है, लेकिन वो ये समझ पा रही है कि दोनों जो है मेरे लिए फूड हो सकते हैं। इसी तरीके से पवलव ने अपने एक्सपेरिमेंट में प्रक्रिया में ये देखा कि जैसे डॉग की कंडीशनिंग करी गई कि उसको स्क्रैच किया जाता था फूड आने से पहले, जैसे जिसे हम खुजाना कह सकते हैं, उसके साथ कंडीशनिंग स्टैब्लिश करी, और फिर दूसरे प्रयोग में ये जो स्क्रैचिंग करना था, खुजलाना जो था, उसकी जगह उसको सहलाने से चेंज कर दिया। लेकिन डॉग को बहुत जल्दी समझ में आ गया कि ये जो सब्स्टिट्यूट करा है और अब ऐसे ही फूड मिलेगा। तो ये जो एक स्टिमुलस को दूसरी स्टिमुलस से रिजेंबल करके और रिस्पॉन्स देने की जो टेंडेंसी है, इसको जनरलाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वो है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है विभेदीकरण। बेसिकली ये जनरलाइजेशन का ही एक उस सिक्के का दूसरा पहलू है। डिस्क्रिमिनेशन से मतलब है कि दूसरे उद्दीपक के लिए दूसरी प्रकार से रिस्पॉन्स देना, यानी कि ऐसा उद्दीपक जो पहले उद्दीपक जैसा नहीं है तो उसके प्रति रिस्पॉन्स ना देना। तो पवलव ने भी अपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि जो उनका डॉग था वो बेल की अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर
तो वो आसानी से रिस्पॉन्स देना सीख गए, लेकिन जो साउंड उन्होंने पहले नहीं सुनी थी या जो उसका जिसका फूड के साथ एसोसिएशन नहीं किया गया था, उस पर उन्होंने सीआर नहीं दिया। इट मीन्स विभेदीकरण करना सीख गए, उन्हें पता था कि इसके बाद फूड नहीं मिलना। एक और फिनोमिना आता है इनहिबिशन, जो पवलव के प्रयोग में देखने में आया था, और जो खासकर जब विलोप होने लगता है उस समय वो इफ़ेक्टिव होता है। उसका एक सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन हिलगर्ड एंड मार्क्वेस ने किया था, जिसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। उन्होंने बताया कि इनहिबिशन जो है दो प्रकार के हो सकते हैं, एक्सटर्नल इनहिबिशन और इंटरनल इनहिबिशन। एक्सटर्नल इनहिबिशन से तात्पर्य है जब कोई बाहर का अवरोधक, बाह्य अवरोधक इसे हम कह सकते हैं, जब कोई बाहर का उद्दीपक आकर जो कंडीशनिंग की जो प्रोसेस है उसमें बाधा उत्पन्न करे, तो इसे बाह्य अवरोधक कहा जाता है। जैसे कि जब बेल और फूड का एसोसिएशन स्टैब्लिश किया जा रहा है, अचानक से कोई बाहर से होने वाली आवाज़ उस कंडीशनिंग को प्रभावित कर सकती है, लेकिन ये टेम्परेरी होता है। उसकी वजह से जो रिस्पॉन्स में जो कमी आती है वो कुछ समय के लिए होती है, और वापस से कंडीशनिंग सही जो प्रोसेस में चल रही होती है वो स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद जो दूसरा इनहिबिशन टाइप है वो है इंटरनल इनहिबिशन या आंतरिक अवरोधक। आंतरिक अवरोधक जो है वो धीरे धीरे और लगातार विकसित होता है, जबकि जो कंडीशन स्टिमुलस है उसके सामने कुछ इस तरीके की दशाएं आएँ। कौन कौन सी? जैसे एक है डिफरेंशियल इनहिबिशन। डिफरेंशियल इनहिबिशन से मतलब है कि जब दो उद्दीपकों के साथ कंडीशनिंग स्टैब्लिश करी जा रही है और उनमें से किसी एक के बाद फूड मिल रहा है, एक के बाद फूड नहीं मिल रहा, तो प्राणी जो है वो जो जिस स्टिमुलस के बाद फूड नहीं मिल रहा उसको वो डिफरेंशिएट कर लेता है और उस पर रिस्पॉन्स नहीं देता। नेक्स्ट है कंडीशन इनहिबिशन। कंडीशन इनहिबिशन बेसिकली ये सिखाया जाता है, इसी प्रोसेस में शामिल होता है कि जब एक उद्दीपक के प्रति ही, दो उद्दीपकों में से एक ही उद्दीपक के प्रति जो है रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा है, लाइक एक ही उद्दीपक के एक ही अनकंडीशन स्टिमुलस जो है वो एक ही सीएस के बाद दिया जा रहा है, तो धीरे धीरे केवल उसी उद्दीपक के प्रति रिस्पांस मिलने लगता है और अन्य उद्दीपकों के प्रति रिस्पांस होना बंद हो जाता है। नेक्स्ट है इनहिबिशन ऑफ डिले। इनहिबिशन ऑफ डिले से मतलब है कि जब टाइम गैप ज़्यादा हो जाता है तो एक समय के बाद प्राणी उसको एसोसिएट करना बंद कर देता है कंडीशन स्टिमुलस को अनकंडीशन स्टिमुलस से, वो उसका कनेक्शन ही इस्टेब्लिश नहीं कर पाता और रिस्पॉन्स में कमी आने लगती है। और जितना टाइम गैप ज़्यादा होगा उतना इनहिबिशन ऑफ डिले की संभावना ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट फैक्टर है डिस इनहिबिशन। डिस इनहिबिशन को इनहिबिशन ऑफ इनहिबिशन भी कहा जाता है, और ऐसा तब होता है जब इंटरनल इनहिबिशन हो रहा हो, आंतरिक अवरोध हो रहा हो, जब प्राणी अपना रिस्पॉन्स देना बंद कर रहा हो, उस समय यदि कोई बाहर से किसी प्रकार का सडन स्टिमुलस प्रेजेंट किया जाए तो उसका ध्यान बट जाता है और वो वापस से रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। तो ये भी टेम्परेरी होता है, मतलब जो अभी प्राणी ने जो रिस्पॉन्स दिया है हो सकता है वो अगले ट्रायल में ना दे। तो ये जो इनहिबिशन जो एक्सटिंक्शन हो रहा है उस समय यदि किसी प्रकार का बाह्य अवरोधक आ रहा है तो प्राणी ये भूल जाता है कि इनहिबिशन की प्रक्रिया हो रही थी, मतलब वो अपने उसका जो सीआर है वो देना वो बंद कर रहा था और वापस से सीआर देना शुरू कर देता है। तो ये थे आज के बेसिक फिनोमिनाज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। अब क्लासिकल कंडीशनिंग को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।